अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। अच्छा देखो, हम एक बार बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, ताकि बीच में गैप भी हुआ है तो भी ठीक रहेगा और बाकी समझ में भी आएगा। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग में सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। अब कॉस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या है, हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि अभिजीत को नहीं पता है। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस दो चीज का हो सकता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का, ठीक है। गुड्स यानी कि प्रोडक्ट जो हम लोग टच करके देख सकते हैं, जिसे अकाउंट्स के लैंग्वेज में टेंजिबल बोला जाता है। जिसे टच नहीं कर पाएंगे उसे इनटेंजिबल बोला जाएगा। जैसे कि अभी तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जो तुम लोग क्या ले रहे हो, मेरे से सर्विस ले रहे हो। डॉक्टर सर्विस देता है, टीचर सर्विस देता है, ठीक है। इन ये कोई गुड्स नहीं देता है। मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम लोग के पास कोई प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा, जो आएगा वो नॉलेज आएगा जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग मार्केट में जाके एक कैलकुलेटर खरीदोगे तो तुम लोग गुड्स खरीद रहे हो, प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अभी मुझे ये बताना है तुम लोग को कि मेरा फीस क्या है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरा सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब कॉस्ट को जैसे कि बोलेंगे तो जिसको बोलते हैं कितना खर्चा आ रहा है, फिर उसमें मुझे प्रॉफिट जोड़ना है। फिर प्रॉफिट जोड़ के मुझे बताना है कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, जो भी हम बेचने जा रहे हैं। जैसे मान लो कैलकुलेटर वाला कैलकुलेटर बना रहा है, तो उसका कैलकुलेटर बनाने का अगर 150 रुपए का खर्चा हो रहा है, एक कैलकुलेटर बेच के अगर वो 50 रुपीज प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस 200 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्चुअली कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने का हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है। फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमें सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम बताते हैं कि मेरा इस कोर्स का फीस कितना है, तो हम कैसे बताते हैं, पहले हम अपना कॉस्ट निकालते हैं कि मेरा मेहनत, मेरा ये सारे खर्चे तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि यही मेरा काम है। तो ये टोटल जितना भी कॉस्ट आएगा प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम बोलेंगे कि हाँ मेरा ये कोर्स फीस है। यानी हम अपना सर्विस का कॉस्ट बता रहे हैं, तुम लोग को कॉस्ट नहीं बताएंगे, तुम लोग को प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बताएंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर का जो फीस होता है, तो डॉक्टर भी तो अपना कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड करता है, ठीक है, और वही हमसे लेता है। या फिर तुम लोग बस में चढ़ते हो, ऑटो में चढ़ते हो, ठीक है, ट्रेन में चढ़ते हो, तो वो भी सर्विस है। ट्रेन का जो फेयर देते हो भाड़ा, बस का भाड़ा देते हो, ऑटो का भाड़ा देते हो, ये सभी हम लोग का क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सारे सेक्टर। और वो अपना कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके हमें अपना सेलिंग प्राइस बताते हैं। तो बेसिकली कॉस्टिंग में हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। नॉर्मली हम लोग गुड्स का भी करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल चैप्टर है, तो यहाँ पर हम लोग सर्विस का कॉस्ट करेंगे कि सर्विस हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है। यानी डॉक्टर जो है वो कितना पेशेंट से चार्ज करेगा। अगर तुम लोग कहीं घूमने जाते हो, होटल में रहते हो, तो होटल वाला जो तुम लोगों से पर डे पर रूम बेसिस पे चार्ज करेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग, ये मैंने कुछ थियोरेटिकली लिखा है, तो क्लास शेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हॉस्पिटल में कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है बाई चांस, तो जो हॉस्पिटल का बिल आता है, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या दिया, सर्विस दिया। तो पर पेशेंट पर बेड चार्ज का जो खर्चा होता है, जैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे पता है, सबसे पहले हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। हमारे सिलेबस में ट्रांसपोर्ट वाला है और कुछ होटल रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ रहे थे, तो वो देखो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाले में हम लोगों ने क्या देखा। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन करवाया था, जिसमें से एक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था कि कॉम्पोजिट यूनिट में वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, जिसमें एब्सोल्यूट टर्न और कॉमर्शियल टर्न के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। वो एक क्वेश्चन आएगा, तो आज फिर से बताएंगे। पहले तो हम लोग को थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि सर्विस कॉस्टिंग में कैसे करके कैलकुलेशन होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा एक मिनट रुको, तो मेल का हो ही नहीं रहा है। तुम लोग कब ज्वाइन हो गया, उसका क्या हो रहा है।
देखिए ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 कर लिए थे। ये देखो ये क्वेश्चन से आज हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे, तो इलास्ट्रेशन 4 से ही समझने का कोशिश करते हैं। आई होप कि समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, SMC is a public school having 5 buses each playing in different direction for the transport of its school students। क्या बोल रहा है कि एक पब्लिक स्कूल है जिसका नाम है SMC, ठीक है। इनके पास 5 बसेस है, ठीक है। ईच प्लेइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब होता है ना स्कूल में बस फैसिलिटी की, बस में जो है मतलब बस जो है स्कूल स्टूडेंट को उसके घर तक लेने जाएगी फिर पहुंचाने जाएगी। मतलब ये अगर स्कूल है, ठीक है, ये अगर स्कूल है, स्कूल से बस जाएगा फिर स्टूडेंट को पिक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वापस आ जाएगा। एक सेकंड रुको, तो फिर से साइनिंग प्रॉब्लम दिखा। देखो तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट को, ये देखो डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट स्कूल स्टूडेंट, तो स्कूल से स्टूडेंट लोगों को मतलब पिक किया जाता है, फिर उनको स्कूल तक लाया जाता है, फिर स्कूल से उनके घर तक छोड़ दिया जाता है। देखो आगे पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस, द बस वर्क 2 shifts daily both in the morning and the afternoon। बोल रहा है कि बहुत ज्यादा स्कूल मतलब बहुत स्टूडेंट जो है वो ये बस सर्विस को अवेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बस सर्विस को जो है अवेल कर रहे हैं कि हाँ हम लोग बस से ही जो है जाना आना करेंगे, यही चीज बोल रहा है। देखो बस सर्विस अवेल कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि डेली बस को 2 शिफ्ट करना पड़ता है। 2 शिफ्ट का मतलब हो गया एक बार सुबह और एक बार जो है दोपहर को, ठीक है। मॉर्निंग एंड इन आफ्टरनून द बस आर गैरेज इन द स्कूल। अच्छा, मॉर्निंग और आफ्टरनून के शिफ्ट के बाद जो है फिर वो बस जो है गैरेज पे लग जाता है, ठीक है। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो arranged that in the morning the first trip picks up senior student and the second trip playing on hour later picks up the junior student। अच्छा, अब ये कैसे काम होता है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये देखो हम यहाँ पर ना तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर ये देखो पूरा स्टोरी क्या बोल रहा है वो हम यहाँ पर तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पर स्कूल है, ठीक है। सपोज अगर ये स्कूल है, स्कूल से बस एक बार जाता है, ये मान लो बस है, ठीक है। स्कूल से बस एक बार जाता है और स्टूडेंट को पिक करता है, मतलब जो कि सीनियर स्टूडेंट है। ये देखो सीनियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं, सीनियर स्टूडेंट को पिक करता है फिर इनको स्कूल पहुंचा देता है। ये होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। ये देखो वही चीज बोला है यहाँ पर। ये देखो इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस द बस वर्क 2 शिफ्ट डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून द बसेस आर गैरेज इन द स्कूल। उसके बाद गैरेज में बस को लगा दिया जाता है। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट एंड इन द सेकेंड ट्रिप एन आवर लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट। देखो मॉर्निंग में जब भी बस जाता है उसके बाद आफ्टर 1 आवर फिर से बस निकलता है, ठीक है। फिर बस निकलता है किसको पिक करने के लिए, जूनियर स्टूडेंट को, ठीक है।
जूनियर स्टूडेंट जो जहां भी है, ठीक है, स्टूडेंट का घर तो कोई एक जगह पे नहीं होगा, हम जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जूनियर स्टूडेंट, उनको पिक करके फिर बस उनको कहाँ पहुंचा देती है, स्कूल पहुंचा देती है, ठीक है। उसके बाद गैरेज में लग जाएगी। ये देखो ये स्टोरी, ये इतना कुछ जो बोला है वही चीज बोला हुआ है, ठीक है। रुको तो एक मील का हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर बोला है कि एंड द सेकेंड ट्रिप प्लेइंग हो गया। सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट एंड आवर लेटर द सेकेंड ट्रिप टेक्स द सीनियर स्टूडेंट होम। अब देखो बच्चे स्कूल आ गए, अब घर भी तो जाएंगे, ठीक है। तो घर जाने के टाइम पे क्या हो रहा है, जब वो रिटर्न जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये तो स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अब जब रिटर्न जाएंगे तो कैसा सिस्टम है, देखो हम फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी सारे के सारे बच्चे कहाँ पर है पता है, स्कूल में है, ठीक है। चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, ठीक है। चाहे जूनियर बच्चे हो चाहे सीनियर बच्चे हो, सभी स्कूल में है। अब स्कूल से फिर बस निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले जूनियर बच्चे को पिक करेगा, ठीक है। जूनियर बच्चे को पिक करेगा, उनको उनके घर पे ड्रॉप कर देगा, फिर रिटर्न आ जाएगा बस, ठीक है। और उसके बाद 1 आवर बाद फिर सीनियर स्टूडेंट को पिक करेगा, फिर सीनियर स्टूडेंट को पिक करेगा, फिर उनको घर पहुंचा देगा, फिर उनको घर पहुंचा देगा, ठीक है। सीनियर स्टूडेंट को पिक करेगा, फिर उनको ऐसे यहाँ से लेके जाएगा, पिक करेगा, फिर रिटर्न बस जो है स्कूल में ही आएगा। ये तुम लोग समझ लो कि बस जो है वो स्कूल में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से स्कूल में ही बस आएगा। अच्छा, एक सेकंड, 1 मिनट रुको। नीट का हो नहीं रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है। तुम लोग पहले ये वाला थोड़ा सा ड्रॉ करो, ठीक है, ये जो भी दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट सुनिए।
देखते हैं अगर होता है तो। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है एक्चुअली, नील का हो नहीं रहा है इसी वजह से। अच्छा देखो, देखो बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। ठीक है, बस जब ट्रेवल करता है, हर एक बस जो है वो 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो, 8 किलोमीटर मतलब ये जब जा रहा है बच्चे को पिक करने तो 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर जब रिटर्न आएगा तो भी 8 किलोमीटर। ये कौन सा वाला हो गया? ये जब जो है सीनियर स्टूडेंट को पहले पिक करता है, ठीक है, उसके 1 घंटा बाद फिर 8 किलोमीटर जाता है, फिर जूनियर बच्चे को पिक कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब रिटर्न आएगा, देखो यहाँ पर तो वही बोला है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस, क्योंकि 5 बसेस था तो हर एक बस का ट्रेवल टाइम जो है वो है वन वे 8 किलोमीटर। ठीक है, वन वे 8 किलोमीटर, एक साइड में जाने का 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 8 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर आना है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ से यहाँ फिर 8 किलोमीटर जाना है, फिर 8 किलोमीटर रिटर्न आना है, फिर आफ्टर 1 आवर 8 किलोमीटर जाके बच्चे लोगों को छोड़ देना है, फिर 8 किलोमीटर रिटर्न आना है। देखो पूरा चीज को समझो, यहाँ पर जो भी स्टोरी दिया हुआ है कि एक स्कूल है। ठीक है, फिर से बोल रहे क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया। तो देखो स्कूल है, स्कूल में दो तरह के बच्चे मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जूनियर एंड सीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में जो है सीनियर स्टूडेंट को बस पिक करती है, स्कूल में छोड़ देती है, फिर 1 घंटा बाद जूनियर स्टूडेंट को पिक करती है, फिर स्कूल में छोड़ देती है। और ये पूरा डिस्टेंस 8 किलोमीटर का होगा, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, हम खुद से नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर देखो जब स्कूल से फिर बच्चे लोगों को घर जब छोड़ना है तो सबसे पहले जो है सीनियर जूनियर स्टूडेंट को छोड़ा जाता है। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट को 8 किलोमीटर जाके ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर बस वापस आता है, फिर 1 आवर बाद जो है सीनियर स्टूडेंट को बस पिक करता है स्कूल से और उनके घर छोड़ देता है, फिर 8 किलोमीटर रिटर्न भी आना पड़ेगा क्योंकि बस कहाँ पर रहेगा, स्कूल के गैराज में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोला, ये पूरा चीज मैंने बता दिया, ये लाइन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। स्कूल वर्क 25 डेज इन ए मंथ, 1 मंथ में स्कूल में जो है 25 डेज काम चलता है, मतलब 25 डेज स्कूल ओपन रहता है, तो 25 डेज ही जो है बच्चे लोग स्कूल में आएंगे। ठीक है, बाकी 5 डेज जो है वो नहीं आएंगे। গুড আফটারনুন। ম্যাম এতক্ষণ পরে এলো। হ্যাঁ সেটাই তো, আমিও তোমাকে চেষ্টা করেই যাচ্ছি, তোমার মেলে করলাম, এটাতে হচ্ছিলই না, মনে হচ্ছে তোমার পুরো নেটওয়ার্ক ইস্যুস ছিল হয়তো। ফোনটা রিস্টার্ট করলাম তারপর হলো, আমার মনে হচ্ছে কোনো বাগ ইস্যু আছে মাইক্রোসফটে। আচ্ছা সেটার জন্যই হবে, আমি তোমাকে মেসেজ, তোমাকে যে এটা পাঠাচ্ছি সেটা তোমার রিসিভ হচ্ছিল না মেলে। ঠিক আছে, यस मैम। देखो तो यहाँ पर ये देखो वही चीज हम बता रहे थे कि ये अभी तक जस्ट हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है कि एक स्कूल है जहां पर जूनियर सीनियर बच्चे को पिक करना और जो है उनको स्कूल तक छोड़ने का बात चल रहा था। अब आगे पढ़ते एक बार देख लो, बोल रहा है कि स्कूल 25 डेज जो है एक महीने में ओपन रहता है एंड रिमेन क्लोज फॉर वैकेशन इन मई जून एंड दिसंबर। और मई जून दिसंबर में स्कूल बंद रहता है। ठीक है, मतलब पूरे ईयर में 3 मंथ स्कूल बंद रहता है और एक महीने में 25 दिन स्कूल चलता है। बस फी फॉर हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल 12 मंथ्स इन ए ईयर। लेकिन देखो क्या कर रखा है, बोल रहा है कि बस का जो फी है, मतलब बस सर्विस लोगे तो बस का फी देना पड़ेगा, तो बस फी जो है वो देना पड़ता है 12 मंथ्स इन ए ईयर के लिए, जबकि 3 मंथ स्कूल बंद रहता है। ठीक है, लेकिन सिस्टम कर रखा है 12 मंथ्स का ही फीस भरना पड़ेगा, स्टूडेंट लोगों को 12 मंथ्स का ही फीस भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने अगर स्कूल बंद है तो ऑब्वियसली वो बस वाला सर्विस नहीं लेते होंगे बच्चे। सोच के देखो, अगर 3 महीना स्कूल ही बंद रहेगा तो बस का सर्विस क्यों लेगा, वो लोग नहीं लेगा। लेकिन रूल्स कर रखा है भाई बस का सर्विस हम लोग दे या ना दे, लेकिन 12 मंथ्स का ही जो है इनको फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिला, क्या मिला, एक तो जो है
1 मंथ में कितना दिन स्कूल ओपन रहता है? 1 मंथ में स्कूल ओपन रहता है 25 डेज, और 12 मंथ्स मतलब पूरे ईयर में कितने दिन ओपन रहता है? 9 मंथ्स। लेकिन उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो 9 मंथ्स ओपन है, बट जो है हमें फी जो है फी भरना है, मतलब फी फॉर बस सर्विस, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। फी फॉर बस सर्विस जो है वो 12 मंथ्स का ही देना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना चाहिए, हम एक बार लिखवा रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है? द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ए ईयर आर एज अंडर। पूरे 1 ईयर में ये बस सर्विस देने के लिए स्कूल का क्या क्या खर्चा होता है हमें बता दिया। बोल रहा है कि ड्राइवर को सैलरी देना पड़ता है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर, ठीक है, पर मंथ पर ड्राइवर। एक ड्राइवर को 1 मंथ का फी देना पड़ता है, सॉरी सैलरी देना पड़ता है 4500। क्लीनर जो बस साफ सफाई करता है उनको सैलरी देना पड़ता है 3500 पर मंथ। लेकिन क्या ये एक क्लीनर का है कि कितने? वो देखो लिखा हुआ है सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। पूरे 12 मंथ्स का सैलरी ही इनको देना पड़ता है, ये दोनों सैलरी। मतलब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देखो 3 मंथ्स तो मई जून और दिसंबर 3 मंथ्स तो बस सर्विस प्रोवाइड बंद रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ड्राइवर को 3 मंथ्स का सैलरी देना पड़ेगा, क्लीनर को भी 3 मंथ्स का सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चे लोगों को 12 मंथ्स का फीस भरना पड़ेगा बस सर्विस का, सेम तरीके से स्कूल वालों को भी जो उन्होंने ड्राइवर और क्लीनर रख रखा है उनका पूरा का पूरा 12 मंथ्स का ही उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। याद करो स्कूल के पास टोटल 5 बस था, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 5 बस के लिए एक ही क्लीनर रखा गया है, ठीक है, लेकिन 5 बस के लिए 5 ड्राइवर जरूर होगा। ये देखो यहाँ पर बोला हुआ, क्योंकि एक ड्राइवर एट ए टाइम एक ही बस चला पाएगा। 4500 पर मंथ पर ड्राइवर, इसीलिए बोला है। अब लाइसेंस फीस, मतलब गाड़ी खरीदने से लाइसेंस वगैरह लगता है ना, तो लाइसेंस फीस और टैक्स जो है, मतलब रोड टैक्स का बात होता है यहाँ पर, वो है 8600 पर बस पर एनम, ठीक है, पर एनम मतलब ईयर, ठीक है, एनम मतलब ईयर। एक साल का एक बस का लाइसेंस फीस है इतना, एक बस का। इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम, अगेन एक बस का एक साल का इंश्योरेंस का खर्चा। रिपेयर मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है 35,000 रुपीज एक बस का एक साल का, ठीक है। अब नीचे देखते हैं और क्या डिटेल्स दिया है। परचेज प्राइस ऑफ द बस, बस का परचेज प्राइस बोला है, लाइफ ऑफ ईच बस बोला है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बस एट द एंड ऑफ द लाइफ, डीजल कॉस्ट ये बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, परचेज प्राइस बोल रखा है, लाइफ ऑफ बस बोल रखा है, स्क्रैप ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ का मतलब होता है कि अगर इस बस को 12 इयर्स बाद हम लोग बेचने जाए तो हमें 3 लाख मिल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये सबका यूज भी बताएंगे क्या होता है। हम लोग को क्या बोला है, ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। मतलब बोल रहा है कि बस का जो माइलेज है वो कैसा है, मतलब कितना चलता है। बोल रहा है कि अगर 1 लीटर डीजल डाल दिया जाए बस में तो बस 4 किलोमीटर चलेगा। सीटिंग कैपेसिटी बस में है 50 स्टूडेंट्स का, टोटल 50 स्टूडेंट एक बस में बैठ सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। पूरे साल में जो बस चल रहा है 9 महीना, वहां पर बोल रहा है कि पूरा बस भर्ती ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि 50 सीट है तो कम बच्चे बैठते हैं, 50 सीट में 50 बच्चे हमेशा बैठते हैं, हमेशा फिलअप रहता है 50 सीट ही, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है? क्या तुम लोग ये मुझे बता सकते हो ये लाइन से कि सीटिंग कैपेसिटी फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है पूरे साल, मतलब जितने टाइम बस चलता है उतने टाइम पूरा सीट ऑक्यूपाइड रहता है। तो कितने स्टूडेंट होते होंगे बता सकते हो? स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट होते होंगे बता सकते हो? टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो? अगर एक बस में 50 बच्चा बैठ सकता है तो टोटल कितना सारा स्टूडेंट होगा? 500। 500। ये देखो 50 स्टूडेंट 5 बस है ना, तो 50 तो 250 मैम। 250 250। हाँ देखो, एक्चुअली
50 स्टूडेंट्स 5 बस है, ठीक है, तो 5 बस तो एट ए टाइम ही वर्क कर रहा है, तो 50 स्टूडेंट, देखो 250 से थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। एक चीज देखो यहाँ पर कि जब जूनियर बच्चे को पिक करने जाता है तो 5 बस जाता है, तो 5 बस में 50 स्टूडेंट बैठ के आते होंगे, ठीक है, तो 250 हो गया। फिर जब बस फिर निकलता है 5 बस और 50 स्टूडेंट को फिर सीनियर स्टूडेंट को लेके आता है और जूनियर स्टूडेंट को, तो फिर से 250 यानी टोटल 500। हाँ, टोटल 500 होना चाहिए। देखो जूनियर सीनियर 2 हो रहा है ना, तो इसीलिए। तो ये देखो सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, एक बस में 50 स्टूडेंट बैठ सकता है, तो 5 बस में 250 स्टूडेंट बैठेगा, ठीक है, तो एक बार जूनियर बच्चे और एक बार सीनियर बच्चे, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर 500 होना चाहिए। चलो ये काम तो नहीं आएगा, लेकिन जस्ट एक बार मैंने पूछ लिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें देखो ये 2 क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके लिए हम ये पैराग्राफ बाद में पढ़ देंगे, पहले इतना कर देते हैं। बोल रहे हैं कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर। इस लाइन का मतलब क्या है, हमें एक कैलकुलेशन करके ये बताना है कि एक बस को ऑपरेट करने का कितना खर्चा है और फ्लीट ऑफ 5 बसेस को 1 ईयर ऑपरेट करने का कितना खर्चा है, ये हमें बताना है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस, एक बस को अगर हम लोग पूरे 1 साल में ऑपरेट करते तो हमारा कितना खर्चा आता है, तो खर्चा तो हमें बता ही दिया है, ऐड वैड करके लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐड वैड करके ही हमें लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर, और अगर हम लोग 5 बसेस का निकालें तो कितना होगा, देखो अगर एक बस का निकाल लोगे तो 5 बस का भी निकाल लोगे। अगर हमें मिल जाता है एक बस का एक्सपेंस कितना है, तो हम लोग 5 बस का निकाल लेंगे ना, 5 इंटू ये वाला खर्चा, ठीक है, 5 इंटू ये वाला खर्चा करोगे तो 5 बस का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ईयरली निकालना है। अब ये ईयरली जब बोल दिया है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, सारे खर्चे जो भी हमें दिए हुए थे, देखो हमें खर्चे दिए हुए हैं, पेट्रोल का खर्चा तो ये वो, हाँ, तो ये हमें जो मंथली दिया हुआ है, हमें सारे खर्चे को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ईयरली। क्यों ईयरली ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ईयरली पूछा है कि एक बस का पूरे साल का खर्चा और 5 बस का पूरे साल का खर्चा, ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो खर्चा क्या क्या है, देखो सैलरी है, ड्राइवर का, क्लीनर का, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा खर्चा बता दिया, बस हमें ईयरली बना के उसको स्टेटमेंट बना के दिखाना है। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, उसमें पहले हमें एक चीज करना ये है कि हम लोग खर्चे को ना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करके बनता है। तो और कुछ ना वर्किंग नोट भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग थोड़ा जगह रख देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम एक पेज में लिख लेते हैं, हम लोग का स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम वर्किंग भी दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन 4 है तो ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखो तुम लोग भी। Statement of expenses of operating बस और बसेस, क्योंकि हमें सिंगल बस और 5 बस दोनों बोला है फॉर ए ईयर, ये लिख देना है हमें, ठीक है, कि ऊपर हम लोग ऐसे लिख देंगे कि किस चीज का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखना होता है पर्टिकुलर्स, यानी जो डेटा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे पर बस पर एनम, ठीक है, पीए का मतलब पर एनम, और यहाँ पर लिखेंगे फ्लीट ऑफ 5 बस पर एनम। मैंने दोनों जगह पे लिख लिया। ये सिंगल बस का हो गया, पर बस पर एनम मतलब एक बस का 1 साल का खर्चा, एक बस का 1 साल का खर्चा। फ्लीट ऑफ 5 बसेस पर एनम मतलब 5 बस का 1 साल का खर्चा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे करके इसको कॉलम बनाना है हम लोग को, जैसा प्रेजेंटेशन करते हैं स्टेटमेंट का वैसे ही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक रूल्स होता है सर्विस कॉस्टिंग में। क्या होता है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, एक बार फिर बताते हैं। हम लोग को खर्चे को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक स्टैंडिंग, एक वेरिएबल और एक मेंटेनेंस बोल के। पहले लिखते हैं फिर हम बता भी देते हैं स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ए पॉइंट दे के लिखेंगे स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड खर्चा, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड खर्चा। तुम लोग चाहो तो फिक्स्ड भी लिख सकते हो, बट ये लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है, इसीलिए
इसीलिए मैंने ये लिख दिया स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस में फिक्स चार्जेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो मैंने बताया था फिक्स चार्जेस का मतलब ऐसा खर्चा होता है कि बस चले या ना चले जो खर्चा हमें पे करना ही पड़ेगा, दैट इज द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो बोलो ड्राइवर का सैलरी फिक्स्ड होगा कि कुछ और होगा? ड्राइवर का सैलरी फिक्स्ड होगा कि नहीं, पहले मुझे इतना बताओ। फिक्स्ड का मतलब है बस रन करे तो भी देना पड़ेगा खर्चा, नहीं करे तो भी देना पड़ेगा खर्चा। तो ड्राइवर का सैलरी फिक्स्ड होगा कि वेरी मतलब नहीं होगा, ये बताओ। फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा क्योंकि बता दिया है देखो कि यहाँ पर 4500 पर मंथ देना पड़ेगा पर ड्राइवर। और देखो ये सब ना कॉमर्शियल होता है, ठीक है। तो ये देखो 12 मंथ्स का यहाँ पर बोल भी दिया है, बस फी जैसे स्टूडेंट लोगों को देना पड़ेगा, सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स बोल दिया है। और इसका मतलब बस चले या ना चले, 3 मंथ्स तो बस नहीं चलेगा, स्कूल बंद रहता है वैकेशन के वजह से, लेकिन बोल दिया है कि 12 मंथ्स का सैलरी हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया, बस चलने से इसका कोई भी लिंक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइवर्स सैलरी, ठीक है, ड्राइवर सैलरी। अब हम लोग लिखेंगे देखो एक बस का 1 साल का, तो 4500 पर मंथ पर ड्राइवर है, तो बोलो यहाँ कितना लिखना चाहिए, बता सकते हो? अगर पर मंथ पर ड्राइवर 4500 है तो इस कॉलम में कितना जाएगा, इस कॉलम में कितना जाएगा? ये पर बस पर एनम है, एक बस का 1 साल का, और ये 5 बस का 1 साल का। बता सकते हो कितना जाएगा? बोलो। 4500 पर मंथ पर ड्राइवर, एक ड्राइवर को अगर हम लोग 4500 दे रहे हैं पर बस पर ड्राइवर, हो गया ना, मतलब एक बस का, ये देखो पर मंथ पर ड्राइवर, तो एक ड्राइवर एक बस के लिए, ठीक है। तो एक बस का 1 साल का सैलरी का खर्चा ड्राइवर का कितना आएगा, ये तो बता ही सकते हो। 54,000। हाँ 54,000 का। ये देखो 4500, देखो 4500 फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो फॉर 12 मंथ्स कितना होगा? 4500 इंटू 12। ये अगर 1 मंथ का है तो 12 मंथ्स का इतना नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये देखो 12 मंथ्स का ये कितना हो गया 54,000, और ये एक ड्राइवर को देते हैं तो हो गया एक बस का 1 साल का सैलरी का खर्चा, एक बस में एक ही ड्राइवर रहेगा, उसका 1 साल का खर्चा 54,000। तो 5 बस का कितना हो जाएगा? 5 बस का खर्चा, ये एक बस का 1 साल का खर्चा, এটা একটা বাসের 1 বছরের খরচা, তাহলে 5টা বাসের 1 বছরের খরচা কত? বলো कितना हो? 2,70,000। इंटू 5 कर दो, है ना। इंटू कितना करना पड़ेगा? 5, ऐसे तो कितना हो जाएगा 54,000 इंटू 5, 70,000। 2,70,000। ये बोल रहा हूँ ना 2,70,000 ऐसे होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, क्योंकि इसमें देखो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं। तो 1 मंथ का अगर 54,000 है, 1 ईयर का, सॉरी ये 1 ईयर का 54,000 है, 1 मंथ का 4,500, 1 ईयर का 54,000 फॉर 1 बस, देन फॉर 5 बसेस इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्लीनर्स सैलरी, ठीक है, क्लीनर का सैलरी। अच्छा बताओ, क्लीनर का सैलरी बोल रहे हैं 3,500 पर मंथ, उसके साथ साथ एक पॉइंट बता रखा है कि एक ही क्लीनर को रखा गया है 5 बसेस के लिए, ठीक है। तो अगर मंथली 3,500 लगता है तो ईयरली कितना लगेगा? 3,500 इंटू 12, सेम केस, ठीक है, 3,500 इंटू 12। 42,000। हाँ 42,000, गलत हुआ ना मेरा कैलकुलेशन, हाँ 42,000, लेकिन ये कहाँ लिखे? सही हुआ है कैलकुलेशन, कहाँ लिखे? यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे? पता पर बस। पर बस में आएगा क्योंकि क्लीनर को तो हम लोग 3,500 पर मंथ जो देते हैं वो तो 5 बसेस के लिए देते हैं, यहाँ बताया देखो 5 बसेस के लिए। अब सोच के बताओ कहाँ लिखना चाहिए? सेकंड कॉलम में।
हाँ ये वाला यहाँ जाएगा 42,000, ये हम लोग का 5 बसेस के लिए हो गया, क्योंकि 3,500 पर मंथ ये जो है ये फॉर 5 बसेस है, ठीक है। तो ये इंटू 12 करने से 5 बसेस का निकल गया, तो यहाँ पर कितना होगा, एक एक बस पे क्लीनिंग का खर्चा कितना आ रहा है बताओ। পাঁচটা বাসের যদি 42,000 হয় তাহলে একটা বাসের কত খরচা হবে? ये तो 5 बस का होगा ना, 5 400 हाँ डिवाइड करोगे, बोलो कितना हो रहा है। 8,400 8,400 ये हो जाएगा हम लोग का क्लीनर का सैलरी। अब देखो दो पॉइंट अलग अलग था, ठीक है। एक तो बोला था कि एक ही क्लीनर है, ठीक है, ये रहा 5 बसेस, ये देखो ये 5 बस बना दिया मैंने, ठीक है, ये 5 बस बना दिया। ये 5 बस के लिए ये एक क्लीनर ही काम करता है, ठीक है, और इसको एक महीने में 3,500 दिया जाता है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि एक बस का क्लीनिंग का 1 ईयर का खर्चा। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है तुम लोग के पास, एक तो मैंने जैसे बोला, या फिर ऐसे करो 3,500 ये तो 5 बस के लिए, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो 700 एक एक बस पे क्लिनिक का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक महीने का आ रहा है 1 मंथ का, अब ये 700 को अगर इंटू 12 कर दोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कि पूरे ईयर का एक एक बस का क्लीनिंग का खर्चा कितना है। 3,500 ये टोटल बस का एक मंथ का क्लीनिंग का खर्चा आता है, तो 12 मंथ्स का कितना आएगा, इंटू 12 कर लोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कि 5 बस का क्लीनिंग का खर्चा कितना है। तो जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा ना, हम लोगों को वैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। फिर बोल रहा है लाइसेंस फीस, ये भी हम लोग का फिक्स्ड होगा, क्योंकि देखो लाइसेंस और टैक्स का जो होता है ना मतलब खर्चा व्हीकल वगैरह का, वो बस चले या ना चले, लाइसेंस रिन्यू करवाते जाना है, टैक्स रोड टैक्स तो भरते जाना है। अगर गाड़ी खरीदे हो तो रोड टैक्स भरना पड़ेगा, चलाओ या नहीं चलाओ, ठीक है। वैसे ये तो रनिंग है, चल रहा है, कॉमर्शियल है। 8,600 पर बस पर एनम बोला है, अभी अलग बोला है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लाइसेंस फीस कॉमा टैक्सेस, ठीक है। लाइसेंस फीस क्या बोला है, देखो 8,600 पर बस पर एनम, पर बस पर एनम, एक बस का एक साल का। तो ये कहाँ लिखना चाहिए मुझे 8,600 बोलो, फिर से दिखाए। पर बस पर annum हाँ बोलो, पर बस पर annum हाँ पर बस पर एनम बोले ही दिए, चला कोई खड़े यहाँ पर बोल ही दिया है ना, देखो 8,600 पर बस पर एनम, एक बस का एक साल का खर्चा, एक बस का एक साल का खर्चा, तो 5 बस का कितना हो जाएगा एक साल का खर्चा, कैसे निकालेंगे, 8,600 इंटू 5, ये देखो 8,600 इंटू 5 करोगे तो 5 बसेस का आ जाएगा, ठीक है। हम जैसे मल्टीप्लाई करें ना, तुम लोग चाहो तो साइड साइड में पेंसिल से लिख लो, ठीक है, कि क्यों क्यों कहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जब क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसा जैसा बोला था ना, हम लोग वैसा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर देखो यहाँ पर बोला है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का खर्चा भी फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ, इंश्योरेंस तो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, ठीक है, तो फिक्स्ड खर्चा। इंश्योरेंस का 10,000 पर बस पर एनम, ठीक है, पर बस पर एनम, एक बस का एक साल का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000। तो फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 बसेस का कितना होगा 50,000, इंटू 5 कर लोगे, 5 बसेस का हो जाएगा इंटू 5 50,000। अब ऐसा करके हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना हमें क्वेश्चन में बोला है, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे। देखो ये इतना झमेला क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट बनाओ, खर्चे को कैसे दिखाओ, एक बस का एक साल का, 5 बस का एक साल का, इसीलिए करना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो किसी भी एक तरीके से करोगे तो हो जाता। अगर हमें मतलब ये दोनों पॉइंट नहीं बोलता, क्योंकि दोनों पॉइंट बोला इसीलिए हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बस का एक साल का, 5 बस का एक साल का, ठीक है।
अच्छा, इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस। ठीक है, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस जो है उसका हम लोग अलग हेड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग हेड कर रहे हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस। यहाँ पर एक लाइन जगह रख रहे हैं और एक खर्चा आएगा। अब यहाँ पर हम बी पॉइंट में लिखेंगे रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग का मतलब होता है वेरिएबल, या फिर वेरिएबल भी लिख सकते हो, रनिंग या वेरिएबल। रनिंग कॉस्ट, जैसे स्टैंडिंग कॉस्ट होता है, ये देखो मैंने लिखा है ना स्टैंडिंग चार्जेस, वैसे रनिंग चार्जेस या कॉस्ट लिख सकते हो, चार्जेस ही लिख दो। रनिंग हम बताएंगे क्या होता है। अभी मुझे मिल गया है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बोल के एक हेड होगा। ठीक है, 3 हेड पे पूरे स्टेटमेंट को हमें बनाना होता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, अभी फिर से बता दे रहे हैं। 3 हेड में हमें पूरा जो है खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। एक फिक्स्ड जिसको स्टैंडिंग बोलेंगे, एक वेरिएबल जिसको रनिंग बोलेंगे, और एक मेंटेनेंस जिसको हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस को यहीं पर दिखाएंगे हमेशा। ये देखो रिपेयर्स मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम, तो यहाँ पर लिखते हैं repairs maintenance। 35,000 बोला है, देखो 35,000 पर बस पर एनम। एक बस का 1 साल का, तो फिर 5 बस का 1 साल का कितना हो जाएगा? अगर एक बस का 1 साल का 35,000 है तो 5 बसेस का हो जाएगा 1,75,000। ठीक है, 1,75,000। अच्छा, और क्या खर्चा बच गया आगे देखते हैं। ये देखो ये सब मैंने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परचेज प्राइस ऑफ द बस। क्या बस का खर्चा, परचेज प्राइस उसका खर्चा नहीं है, बिल्कुल उसका खर्चा है परचेज प्राइस, लेकिन परचेज प्राइस के खर्चे को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। जब हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसका मतलब देखो हमें एक रेगुलर खर्चा लिखना होता है। ठीक है, तो रेगुलर खर्चे को कैसे लिखेंगे? रेगुलर खर्चे को, फिक्स्ड एसेट का रेगुलर खर्चे को डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हम लोग फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं उसका वैल्यू कम होते जाता है। ठीक है, तो हम लोग पूरे वैल्यू को पर ईयर में, देखो हम समझाते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा। ये एसेट का खरीदा गया है 15 लाख से एसेट को। ठीक है, अब एक चीज बताया जा रहा है कि आफ्टर 12 ईयर जब इसे हम लोग सेल करने जाएंगे हमें 3 लाख मिलेगा। ये क्वेश्चन में बता रहा है, देखो लाइफ ऑफ ईच बस, एक बस का लाइफ है 12 ईयर, बोल रहा है एट द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब आफ्टर 12 ईयर जब इस बस को हम लोग अगर मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हमें 3 लाख मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग 3 लाख यूज नहीं कर पाए, इस बस का जो भी कॉस्ट था उसमें 3 लाख हम लोग यूज नहीं कर पाए। हम लोग कितना यूज कर लिए हैं? 15 लाख में से अगर 3 लाख हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। ये देखो हम लोगों ने इसका मतलब 12 लाख रुपीस का बस यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जाएंगे तो ये 3 लाख ही मिलेगा। अब कम क्यों मिलता है? जब हम लोग कोई भी अपना एसेट बेच, जैसे मान लो तुम लोग का मोबाइल है, तुम लोग बेच के नया मोबाइल लोगे तो जितने में खरीदे थे उतना मिल जाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यूज किया हो तो उसका वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो कितना वैल्यू कम हुआ कैसे पता चलेगा? मान लो तुम लोग के पास 10,000 का मोबाइल है, मार्केट में बेचने गए 2,000 मिला, तो 8,000 नहीं मिला। तो इससे ये एजम्पशन है कि 8,000 का मोबाइल यूज कर चुके हो। सेम तरीके से 12 लाख का जो है, 12 लाख रुपए का बस का यूज हो चुका है 12 साल में। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12 करने से पर ईयर कितने रुपए का बस यूज हुआ है? 1 लाख का। तो बस का खर्चा हम लोग डायरेक्टली जो है मतलब एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते हैं, उसके डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट होता है फिक्स्ड एसेट खरीदने पे, ह्यूज अमाउंट कभी डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, इसका जो रिकरिंग होता है, देखो ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 12 ईयर में यूज हुआ है, इसीलिए हमें इसका पर ईयर खर्चा दिखाना पड़ता है जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये देखो डेप्रिसिएशन में हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये एक फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस चले या ना चले डिप्रिसिएशन हमें देना ही पड़ेगा। मतलब बस चले या ना चले, तुम लोग एक मोबाइल खरीद लियो, मोबाइल को यूज करो या ना करो वो सेकेंड हैंड होने ही वाला है, मतलब उसका वो मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा जिसमें तुम लोग खरीदे हो। यूज करो, पैक करके रख दो, कुछ भी करो। ठीक है, वैसे ही बस खरीद लिया गया है, अब बस को यूज करो,
या मत करो, ठीक है। बस पे डिप्रिसिएशन लगता ही जाएगा, तो यहाँ मतलब उसका वैल्यू जो है कम होता जाएगा। अब डिप्रिसिएशन देखते हैं कितना हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे डिप्रिसिएशन का, यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। देखो यहाँ पर मतलब डिपेंड करता है क्या हमें इंफॉर्मेशन है, अलग अलग मेथड होता है जिसमें ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि हर बार 1 लाख करके हो रहा है स्ट्रेट, ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हर बार 1 लाख करके हमें डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने 1 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया 1 बस का 1 ईयर का, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता चला 1 बस का 1 ईयर का, क्योंकि 15 लाख एक बस का वैल्यू है, 3 लाख एक बस का स्क्रैप वैल्यू है। ये पूरा एक ही बस का डिटेल्स है 1 ईयर का, और 12 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख पर एनम ही निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बसेस का 5 लाख हो जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिप्रिसिएशन भी लिख लिया। अच्छा, अब बचा है डीजल का खर्चा, ठीक है, ये सारे चीज यूज हो गए, अब बचा डीजल का खर्चा। तो डीजल का खर्चा कितना आता होगा, जितना बस चला होगा, मतलब जितना डिस्टेंस बस कवर कर रहा है उतना डीजल का खर्चा होगा। तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक बस एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाते हैं वर्किंग नोट 1, डिस्टेंस covered by 1 बस in a year। 1 ईयर में एक बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो देखो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक बस कितना जाता है, मैंने यहाँ पर जो तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाया था, ये देखो एक बस का हम बता रहे हैं। एक बस जो है सारे दिन में, मतलब पूरा एक दिन में फॉर 1 डे 8 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर आएगा, अगेन 8 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर आएगा, फिर 8 किलोमीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो जूनियर सीनियर स्टूडेंट को पिक करेगा फिर वापस आएगा, फिर आफ्टर 1 ईयर सॉरी आफ्टर 1 आवर जूनियर स्टूडेंट को पिक करेगा, फिर उनको स्कूल पे ड्रॉप करेगा। फिर जैसे स्कूल कंप्लीट होगा सेम प्रोसेस चलेगा, जूनियर स्टूडेंट को लेके कैरी करके उनको उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सीनियर को पिक करेगा। फिर तो मुझे एक चीज बताओ, पूरे एक दिन में एक बस कितना किलोमीटर चलता है? क्या ये ड्रॉ से तुम लोग बता सकते हो कि पूरे एक दिन में एक बस कितना किलोमीटर चलता है? ये ड्रॉ से तो बता ही सकते हो। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এটা কি একটা বাস একদিনে টোটাল কত কিলোমিটার রান করে? ये सब तो लिखा है। 64 किलोमीटर। कितना हो रहा है बोलो? 64। 64 कैसे? मैम एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए। हाँ, तो 8 प्लस 8। देखो एक बार जूनियर सीनियर बच्चे को पिक करने के लिए जब निकला, ठीक है, जब स्कूल से निकला तो 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उनको लेके फिर 8 किलोमीटर आ गया, फिर 1 घंटे बाद फिर 8 किलोमीटर गया, स्कूल से निकला, ठीक है, फिर बस 8 किलोमीटर गया, जूनियर बच्चे को ले लिया, फिर 8 किलोमीटर ट्रेवल करके स्कूल पहुंच गया, ठीक है। और फिर अब इनको छोड़ने जाएगा वही वाला बस, तो फिर कैसे होगा? फिर स्कूल से सबसे पहले अभी जूनियर बच्चे को पिक करेगा, पिक करके 8 किलोमीटर चला गया, फिर रिटर्न आ गया उनको छोड़ के, ठीक है, खाली बस आ गया, फिर स्कूल से सीनियर बच्चे को पिक कर लिया, बस भरा हुआ है, ठीक है, 8 किलोमीटर गया, फिर वापस 8 किलोमीटर आ गया, तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 64, ठीक है, 64 किलोमीटर ऐसे करके ही होगा, 8 8 सा 64 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे करके यही जस्ट यही वाला चीज हम बोल रहे हैं कि कैसे करके कैलकुलेट होगा, यहाँ से देख के कर सकते हो। तो 8 8 8 ऐसे ऐड कर लो या फिर 8 into 8 कर लो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको इस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो ये हो गया डिस्टेंस कवर, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस इन 1
ट्रिप, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो इसको, मतलब ये क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, 8 किलोमीटर इंटू 2, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो बस जब 8 किलोमीटर जाएगा तो वो 8 किलोमीटर रिटर्न भी आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप। देखो ये एक राउंड ट्रिप है, जाना फिर आना, फिर ये जाना और आना, राउंड ट्रिप, फिर यहाँ जाना आना, फिर यहाँ जाना आना, मतलब जाओ फिर आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राउंड ट्रिप हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 16 किलोमीटर। एक ट्रिप मतलब जाओ फिर लौट के आओ, ठीक है। जाना और आना मिला के होता है ट्रिप, तो एक ट्रिप में 16 किलोमीटर कवर होता है। ऐसा कितना सारा ट्रिप होता है सारे दिन में, 1 2 3 4, 4 ट्रिप होता है, इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस इन वन ट्रिप इंटू नंबर ऑफ ट्रिप, इंटू नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, ठीक है। वन ट्रिप मतलब एक राउंड ट्रिप ही माना जाता है, वन ट्रिप का मतलब एक राउंड ट्रिप माना जाता है। तो डिस्टेंस इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है, और कितना सारा ऐसा राउंड ट्रिप दिया जाता है, जो है 4 राउंड ट्रिप दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बस ऐसा एक महीने में, क्योंकि हमें तो ईयरली निकालना है, देखो हम लोगों ने सारे खर्चे ईयरली निकाले हैं, तो हमें डिस्टेंस भी तो ईयरली चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, कैसे, ईयरली बेसिस पे लिख रहे हैं। तो मुझे डीजल का कॉस्ट भी तो ईयरली चाहिए, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1 ईयर में बस कितना किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिखा ये तो एक दिन का है, ठीक है, ये एक दिन का है। अब बस जो है हम लोग का कितना दिन चलता है, 25 दिन चलता है 1 मंथ में। तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, डेज इन ए मंथ, ठीक है। ये हम रिवर्सली क्यों लिख रहे हैं, ये पहले लिख रहे हैं फिर, ताकि तुम लोग को समझ में आए, नहीं तो ये पूरा फॉर्मूला तुम लोग को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसका जरूरत नहीं है। तुम लोग चीज को समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेज इन ए मंथ, ठीक है। तो ये देखो ये 25 डेज में कितना किलोमीटर होगा, मतलब ये हम लोगों ने क्या निकाला कि एक दिन में कितना किलोमीटर जाता है, एक दिन में 64 किलोमीटर जाता है, और पूरे एक मंथ में कितना जाएगा, इंटू 25 करेंगे, ठीक है, इंटू 25 करेंगे। 25 डेज चलता है 1 मंथ में। ये कहाँ लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ नोट डाउन करवाया, लेकिन हम लोग को 1 ईयर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया 1 मंथ का, तो हमें यहाँ पर पूरे ईयर का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना मंथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मंथ ट्रेवल्ड इन ए ईयर, तो बोलो कितना मंथ मल्टीप्लाई करें, बोल सकते हो कितना मंथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पर। ये क्या निकला, ये निकला 1 मंथ का डिस्टेंस, 1 मंथ का डिस्टेंस ट्रेवल। ये है 1 डे का, ये जो है 1 डे का 64 किलोमीटर। तो 25 डेज का कितना होगा, ज्यादा होगा, तो 64 इंटू 25 वो मैंने कर दिया। तो ये 25 डेज मतलब ये 1 मंथ का निकल के आ गया, क्योंकि 1 मंथ में 25 डेज चलता है। मुझे 1 ईयर का निकालना है, तो अगर 1 मंथ का 64 इंटू 25 है तो मेरा 1 ईयर का कितना होगा, तो इसमें मुझे कितना मंथ लिखना पड़ेगा 1 ईयर कैलकुलेट करने के लिए, 9 मंथ, 9 मंथ लिखेंगे, ठीक है। 12 नहीं लिखना है, वैसे तो 12 मंथ्स में होता है, 9 ही लिखना है। क्यों 9 लिखना है, क्योंकि 3 मंथ्स बस ट्रैवल नहीं करता है। अगर बस ट्रैवल नहीं करेगा, भले ही हमें सैलरी का खर्चा देना पड़े, क्लीनर का सैलरी देना पड़े, ड्राइवर का सैलरी देना पड़े, इंश्योरेंस देना पड़े, टैक्स देना पड़े, लेकिन डीजल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, तभी तो ये वेरिएबल है। बस चलेगा तो ही देना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बस अगर नहीं चलेगा तो क्यों तेल खर्चा होगा, तेल का खर्चा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 9 मंथ्स, ठीक है। और इस चीज को क्या लिखेंगे, मंथ ट्रेवल्ड इन ए ईयर, ठीक है, ये लैंग्वेज यूज करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ बस, एक बस का निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या निकाला, देखो जब हम 8 इंटू 2 इंटू 4 कर रहे हैं, ये 64 किलोमीटर मुझे क्या बता रहा है, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली समझाया कि एक दिन में एक बस 64 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो 25 डेज में कितना करता है, 1600 किलोमीटर, मतलब 1 मंथ में। ये यहाँ से यहाँ 1 मंथ का निकल गया। तो 9 मंथ्स में कितना, अब 9 क्यों किया 12 की जगह, क्योंकि 3 मंथ्स तो बस नहीं चलता है, ठीक है। तो 14,400 किलोमीटर पर एनम फॉर 1 बस,
एक बस 14,400 किलोमीटर पर एनम ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तो फिर अब 5 बस कितना ट्रेवल करता है पूरे 1 ईयर में? मुझे वो भी तो डेटा चाहिए, बोलो। फॉर 5 बस into 572,000. हाँ, ये देखो, फॉर 5 बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए ईयर, 1 ईयर में 5 बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो एक बस अगर 14,400 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो 5 बस इंटू 5 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। एक बस का इतना है तो 5 बस का इतना हो जाएगा 72,000 किलोमीटर पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन करना है डीजल का खर्चा, उसीलिए तो हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डीजल का खर्चा निकालने के लिए पता तो करना पड़ेगा कितना बस चला, तभी तो डीजल का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डीजल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो डीजल का खर्चा कितना होगा, यहाँ डीजल का कॉस्ट बताया, देखो 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर चल जाता है बस, ठीक है। और 1 लीटर डीजल का कॉस्ट है 45 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 1 लीटर डीजल कॉस्ट 45 रुपीज, ठीक है। 1 लीटर डीजल का प्राइस है 45 रुपीज। और 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चला जाता है? 1 लीटर डीजल जो है सर्विस देता है 4 किलोमीटर ट्रेवल करने का, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना है? मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर डीजल का कॉस्ट 45, क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर डीजल से हम लोग 4 किलोमीटर चले जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, 4 किलोमीटर जाने पे तेल का खर्चा कितना होगा, मतलब डीजल का खर्चा कितना होगा? 45 rupees. 45 रुपीज। 4 किलोमीटर जाने पे 45 रुपीज डीजल का खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो तो एक्सपेंसेस ऐसे हो रहा है, फॉर 4 किलोमीटर डीजल कॉस्ट 45 रुपीज, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए कैसे होगा? कम होगा, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 45/4 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, हम पहले 1 बस का निकाल लेते हैं। 14,400, एक बस एक साल में 14,400 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो 14,400 किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितना हम लोग का खर्चा होगा, तो निकाल लो, ऐसे करके कैलकुलेट हो जाए। 45/4 इंटू 14,400, तो ये हो गया 1,62,000 रुपीज, ठीक है। इतना खर्चा हो जाएगा, ये हम लोगों ने निकाला 1 बस का 1 ईयर का 1,62,000। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से डीजल कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, 1,62,000। ये 1 बस फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 5 बस का कितना होगा, कैसे निकालोगे, बोलो 5 बसेस का कैसे निकालोगे? into 5 करते 8,10,000, ठीक है। इंटू 5 करने से 8,10,000। अब हम लोग इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। देखो हम लोग डायरेक्ट टोटल नहीं कर पाते क्योंकि हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है, लाइक इसको डिवाइड करना होता है 3 पार्ट्स में, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक मेंटेनेंस। फिक्स्ड को स्टैंडिंग बोलते हैं, इसको वेरिएबल को रनिंग बोलते हैं, मेंटेनेंस जो है सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस ही उसमें आता है। ये फिक्स्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर व्हीकल चले या ना चले, जो खर्चा हमें देना है वो फिक्स्ड है, व्हीकल चलने पे ही देना है, नहीं तो नहीं देना है, कंफर्म है इस बात का, तो रनिंग में आएगा। अब यहाँ जैसे हमें बोला था ईयरली बेसिस और फॉर 1 बस एंड ईयरली बेसिस फॉर 5 बस, वैसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब ये पूरा ऐड करके हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। A प्लस B प्लस C, ये सब ऐड कर देंगे। तो चलो ऐड कर लो, यहाँ पर 5400 54,000 8400 प्लस 8600
1,10,000 प्लस 162 प्लस 35,000। ठीक है, ये हो गया 3,78,000। अच्छा, अब अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर वाला आंसर आ जाएगा, और अगर तुम लोग ऐड करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। तुम लोग घर पे चेक करके देख सकते हो, अगर तुम लोग इसको ऐड करोगे तो भी जितना आएगा, इसको 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला आंसर निकाल लिया। देखो पहला हमें क्या पूछा था, पहला बोला कि एक स्टेटमेंट बनाओ जहां पर हमें सिंगल बस का 1 ईयर का और 5 बसेस का 1 ईयर का खर्चा दिखाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसका 2 पार्ट है। उसके लिए ये वाला मैंने बाकी रखा था, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। Ignore interest since the charges are to be based on average cost you are required to। हम बताते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि स्टूडेंट पिकअप एंड ड्रॉप विद इन रेंज अप टू 4 किलोमीटर। देखो बस टोटल 8 किलोमीटर जाता है, लेकिन सभी का घर 8 किलोमीटर की दूरी पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। बोल रहा है जिन बच्चों का घर 4 किलोमीटर के अंदर आ जाता है, ठीक है, उनसे उनसे क्या भाड़ा लिया जाता है, बोल रहा है हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। बोल रहा है कि ऐसे 4 किलोमीटर के अंदर जिनका घर है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट है 50%। ठीक है, और हाफ उनसे जो है भाड़ा लिया जाएगा। तो इसका मतलब जिनका घर 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है, मतलब मैक्सिमम 8 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि बस 8 किलोमीटर तक ही ट्रैवल करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है, क्वेश्चन में बता दिया है। तो जिनका घर 4 किलोमीटर के अंदर है, उनका जो बस का भाड़ा है वो बाकी लोगों से आधा है, मतलब जिनका 8 किलोमीटर के दूरी पे है। मतलब सीधा सा बात ये हो गया कि मान लो एक स्टूडेंट का घर यहाँ पर है जो कि 4 किलोमीटर के बाउंड्री के अंदर आता है, और एक जो है ये पूरा मान लो 8 किलोमीटर है। तो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इससे अगर 5 रुपया लेंगे तो इससे 10 रुपया लेंगे, डबल होगा ना, तो इसका आधा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और ऐसे कैटेगरी के कितने स्टूडेंट है, बोल रहे हैं कि 50% स्टूडेंट जो है वो ऐसे कैटेगरी के है जो कि 4 किलोमीटर के अंदर आता है। ठीक है, अब हमें करने क्या बोला है, वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक महीने में पर मंथ पर स्टूडेंट का एवरेज कॉस्ट निकालना है। मतलब एक स्टूडेंट पे कितना कॉस्ट लग जाता है पर स्टूडेंट पर मंथ। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर जो है उनका फ्रॉम द स्कूल, एंड स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बियॉन्ड मतलब 4 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर से ज्यादा फ्रॉम द स्कूल, दोनों का ही हमें कॉस्ट निकाल के देना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करके होगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ बोला है। एक एक स्टूडेंट पे एक महीने का कितना खर्चा होगा, तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना है। टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला ना कि ये देखो एक बस का एक साल का खर्चा हम लोगों ने कितना निकाला, 3,78,000। एक बस का एक साल का खर्चा हम लोगों ने निकाल लिया है 3,78,000। तो 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मंथ का निकल जाएगा, 1 बस का। ठीक है, 31,500 ये क्या निकला, ये खर्चा कॉस्ट निकला पर बस, एक बस का एक महीने का।
ठीक है। मुझे 5 बस का नहीं चाहिए, एक ही बस का चाहिए। क्यों बोलो? क्योंकि मुझे तो एक स्टूडेंट का खर्चा निकालना है ना, तो एक स्टूडेंट तो 5 बस में ट्रेवल नहीं करता है, एक स्टूडेंट एक ही बस में ट्रेवल, चाहे कोई भी बस में चढ़े हो, ठीक है, लेकिन ट्रेवल तो एक ही बस से करता है। हम लोग को निकाल के क्या देना है, हमें ये बोला जा रहा है कि एक बच्चा जो स्कूल में आता है फिर स्कूल से जाता है, उसका पर मंथ का खर्चा निकालो। तो फिर वो तो एक ही बस को यूज करता होगा, चाहे कोई भी बस यूज करे, जरूरी नहीं है कि वो हर रोज एक ही बस में चढ़ता है, जब जो बस मिल जाता है चढ़ जाता है 5 बस में से, वो बात अलग है, लेकिन उसका यूज तो एक ही बस का होता है ना। तो वो देखो वही बोल रहा है, द कॉस्ट पर मंथ, जैसे तुम लोग अगर ऑटो यूज करते हो ट्रैवल करने के लिए या बस, तो रोज एक ही ऑटो में थोड़ी ना चढ़ते हो, लेकिन ऑटो का खर्चा तो वही रहेगा जो है, ठीक है। आज जो भी ऑटो में चढ़ो, हमेशा एक ही ऑटो ड्राइवर के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है कि वो ऑटो ड्राइवर ही हमेशा हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अलग अलग ऑटो पे चढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रैवलिंग खर्चा तो एक ही रहेगा उसके लिए। तो वही चीज है। तो ये देखो कॉस्ट पर मंथ कितना आ गया, 31,000 पर बस पर मंथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इज रुपीज एक्स, ठीक है। हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग एक्स एजम्पशन लेके करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो 4 किलोमीटर के अंदर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस या 4 किलोमीटर के बाउंड्री के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उन पे कॉस्ट लगता है एक्स रुपीज। तो फिर देन द स्टूडेंट्स कमिंग बियॉन्ड 4 किलोमीटर कॉस्ट इज ₹2x, डबल होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया था। देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्वेश्चन में बताया था, ये देखो 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, ठीक है। 50% ऐसे कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आते हैं उनसे हम लोग एक्स रुपीज चार्ज करते हैं कॉस्ट, ठीक है, उनपे एक्स रुपीज का खर्चा आता है। और जो डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर से ज्यादा है उनका डबल हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम लोग इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, ये देखो ये कॉस्ट हमें पता है पर मंथ का 31,500, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 31,500। ये क्या है, ये कॉस्ट है एक बस का एक महीने का, ठीक है। तो एक बस में जो है 50 स्टूडेंट ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट पे कितना कॉस्ट आता होगा, 50 इंटू एक्स, ये देखो 50 इंटू एक्स, और बाकी ये देखो 50 इंटू 2x। अब ये कैसे मैंने कर दिया हम बताते हैं, देखो फिर से। ये 31,500 क्या है, ये रहा एक बस, ठीक है। एक बस अगर एक महीना ट्रेवल करता है तो उसका खर्चा आता है 31,500। तो एक बस जो है वो कितना बार ट्रेवल करता है, सारा दिन में 4 बार ट्रेवल करता है, ठीक है। एक बार जूनियर बच्चे को लेके आता है, फिर वापस आता है, फिर सीनियर बच्चे को लेके आता है, फिर वापस आता है, फिर उनको छोड़ने जाता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 50 बच्चे को वो पहले खाली जाता है, फिर 50 बच्चे को भर के लेके आता है, फिर वो 1 घंटा बाद खाली जाता है, फिर 50 बच्चे को भर के लेके आता है, ठीक है। क्योंकि एक बस का मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 50 है। तो यहाँ पर हमें बता ही दिया है जितने भी स्टूडेंट हम ट्रैवल करते हैं एक बस में, उसमें 50% 4 किलोमीटर के अंदर से आते हैं, 50% 4 किलोमीटर के ज्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी तरीके से किया, ये देखो 15 टू एक्स और यहाँ पर कर दिया 15 टू 2x, मतलब ये इतना जो कॉस्ट लग रहा है वो इससे इक्विवेलेंट है। बात समझो, ये हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों पे कितना कॉस्ट लग रहा है, 50 बच्चे पे x रुपीस करके, 50 बच्चे पे 2x रुपीस करके, ठीक है, डबल लग रहा है। और उसका टोटल हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 मंथ का टोटल एक बस का खर्चा कितना होता है, जो इसके साथ इक्विवेलेंट है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 50x प्लस ये हो गया 100x, तो ये हो जाएगा 150x, 31,500। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31,500 डिवाइडेड बाय 150, डिवाइड करो 210,
ठीक है। x का वैल्यू आ गया 210, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं पहला, ये देखो ये वाला आंसर, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, उन पे कितना कॉस्ट आता है, उन पे कॉस्ट आता है ₹210 पर मंथ में 210 रुपए करके खर्चा आता है। और पॉइंट बी में लिखेंगे स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, इनका हो जाएगा डबल। तो ये देखो 210 इंटू 2 यानी 420 पर मंथ, ठीक है। 420 रुपीज पर मंथ इनसे हम लोग मतलब इन पे कॉस्ट आएगा, ठीक है। वैसे ना यहाँ पर देखो कॉस्ट के जगह बोल रखा है, लैंग्वेज क्या यूज किया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है फेयर, ठीक है। लेकिन फेयर का मतलब होता है भाड़ा, और भाड़े में प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। भाड़ा जो हमसे लिया जाता है वो प्रॉफिट ऐड होता है, बट इस क्वेश्चन में ना हमारे पास प्रॉफिट का तो कोई डेटा ही नहीं था, तो एक्चुअली वो कॉस्ट का ही बात कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस्ट ही दिखाया, और ये कॉस्ट से ही सॉल्व होगा क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं। अगर प्रॉफिट होता तो हम इस पे प्रॉफिट ऐड करते तो ये हमारा भाड़ा निकल के आता, बाकी ना हम लोग का कॉस्ट ही निकल के आया है, क्योंकि फेयर निकालने के लिए हमें उस पे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, बट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने एक बस का 1 महीने का खर्चा निकाल लिया, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि एक बस जो है वो कितना स्टूडेंट लेके जाता है, एक बस हम लोग का 50 स्टूडेंट जो है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और 50 स्टूडेंट्स जो है बियॉन्ड 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में लेके जाता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल दिया है स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रेंज ऑफ 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर, उनसे हाफ लिया जाएगा, और 50% ऐसे कैटेगरी में है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक बस का निकाल रहे हैं, जैसे देखो तुम लोगों ने मुझे बोला ना कि टोटल 500 स्टूडेंट है 5 बस के अकॉर्डिंग, तो एक बस के लिए कितने स्टूडेंट होंगे, 100, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट में ये 50-50 कहाँ से आया वो हम फिर से बताते हैं। देखो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि टोटल 500 स्टूडेंट होंगे 5 बस के अकॉर्डिंग, यानी एक बस में 100 स्टूडेंट ही ट्रेवल करते होंगे, ठीक है। एक बस जूनियर बच्चे के लिए जाता है, फिर सीनियर बच्चे के लिए जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 100, तो 100 का 50-50 कर लिया, क्योंकि 50% 4 किलोमीटर के बाउंड्री के अंदर होते हैं और 50% 4 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस के दूरी पे होते हैं, इसीलिए मैंने 50-50 दिया। ये एक बस का है, तो एक एक बस के लिए 100-100 बच्चे होंगे, ठीक है। एक एक बस के लिए 100-100 बच्चे होंगे, तो 50 बच्चे से x रुपीज चार्ज किया जाएगा, और बाकी 50 बच्चों से 2x चार्ज किया जाएगा। ये क्वेश्चन में बता दिया है। तो ये हम लोग का पूरे 1 मंथ का जो है बच्चों पे एक बस का कॉस्ट आता है, जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 31,500, वहां से हम लोग एक्स को सॉल्व करके निकाल लिए, तो हमें पता चल गया कि कितना कॉस्ट हम लोग चार्ज कर सकते हैं, 210 एंड 420 डबल, ठीक है। डबल होगा तो 420, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन लेकिन काफी अलग है, ये वाला बोल सकते हो, या ये वाला पोर्शन आसान है, बट यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एक बार तुम लोग घर पे जरूर देखो, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछो। चलो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि इलस्ट्रेशन 5 में GTC हैज ए लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी, इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विसेज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर। बोल रहा है कि इनका लॉरी सर्विस है, ये 6 टन इन लॉरी का कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब ये जो लॉरी है इसमें टोटल जो है 6 टन जो है गुड्स लेके जाया जा सकता है। इट ऑपरेट्स अ लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर। ये लॉरी जो है सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल करता है। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 2200 पर टन फ्रॉम रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। जब ए से बी में जाता है तो जो फेयर है, भाड़ा है, वो कैसे लगता है, 1 टन माल ले जाने का खर्चा लिया जाता है 2400 रुपए, और जब रिटर्न आता है तो फिर 2200 रुपए पर टन के अकॉर्डिंग जो है गाड़ी वापस आता है। गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी
इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच में एक शहर है सी, ए और बी के बीच में एक शहर है सी, वहां पर भी गुड्स डिलीवर होता है कभी कभी, बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर बिल्ड फॉर अनलोडिंग गुड्स इन बिटवीन destination city and no concession in rate is given for reduced load after unloading an immediate city। हम बता रहे क्या बोल रहा है कि अगर सिटी सी में, जो कि इनके बीच का सिटी है, वहां पर अगर किसी तरीके से कुछ भी गुड्स अनलोड किया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है फॉर अनलोडिंग गुड्स इन बिटवीन डेस्टिनेशन सिटी एंड नो कंसेशन। ना तो कुछ एक्स्ट्रा लगता है ना तो कुछ कम होता है, मतलब 2400 का 2400 ही लगेगा। ए से बी जाने का भी 2400 और ए से सी जाने का भी 2400, वही बोल रहा है, ना तो कुछ ज्यादा देना पड़ता है ना तो कुछ कम देना पड़ता है। नो कंसेशन इन रेट्स इज गिवन फॉर रिड्यूस्ड लोड आफ्टर अनलोडिंग एट इंटरमीडिएट सिटी। मतलब क्या बोल रहा है, देखो ए से अगर पहले सी में स्टॉक को उतार दिया गया फिर बी में गया, मतलब हो सकता है ए से 10 टन लेके चल रहा था, सी में 2 टन उतार दिया, फिर बी तक 1 टन लेके चला, लेकिन क्या इसमें भाड़ा कम हो जाएगा? बोल रहे नहीं नहीं, इसमें भाड़ा कुछ कम ज्यादा नहीं होने वाला। ए से बी जाने का भी 1 टन का 2400 रुपए है, और अगर ए से सी भी जाओगे तो भी वही 2400 रुपए पर टन ही भाड़ा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ अनलोड हो गया, यहाँ स्टॉक मतलब क्वांटिटी कम हो गया, टन कम हो गया तो भाड़ा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही इस पैराग्राफ में ये लाइन में बोला गया है। डिस्टेंस सिटी ए से बी का है 300 किलोमीटर और ए से सी का है 140 किलोमीटर, ऐसे बोला है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये ना हम थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो हमें जो भी पॉइंट बोला है हम यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। इलस्ट्रेशन, ये बीच में एक सी भी है। ए से बी का डिस्टेंस बोल रखा है 300 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में ही बोला है, अभी अभी पढ़ा। ये देखो ए से बी 300 और ए से सी है 140 किलोमीटर। ये देखो ए से सी का जो डिस्टेंस है वो है 140 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो? ये ए से बी पूरा 300 किलोमीटर है, ए से सी 140 किलोमीटर है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है 140 किलोमीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं बोल पाओगे? 160। हाँ 160। ये देखो 300 माइनस 140 यानी कि 160। अगर ये पूरा 300 है, इतना सा 140 है, तो ये 160 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस पता चल गया, चलो इतना किलोमीटर है ये वाला। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इन द मंथ ऑफ जैन द ट्रक में 12 जर्नी बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। सिटी ए और बी के बीच में पूरा ट्रक जो है 12 जर्नी कर चुका है, ए से बी के बीच में, ठीक है, ए से लेके बी के बीच में ट्रक 12 जर्नी कर चुका है। द डिटेल्स ऑफ जर्नी, अब देखो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जब ए से निकला, ठीक है, तो ए से बी, ए से सी, सी से बी, ऐसे किया है। ये देखो ए से बी गया है एक बार, ए से सी गया है एक बार, और सी से बी गया है। अब ए से सी गया है और नेक्स्ट देखो फिर बोल रहा है सी से बी गया है। ऐसा डिस्टेंस, ये पूरा देखो जाने का ही है, सारा एरो देखो जाने वाला है। रिटर्न जर्नी कैसे किया है, बी से ए एक बार लौटा है, फिर बी से ए एक बार लौटा है, बी से सी एक बार लौटा है और सी से ए एक बार लौटा है। ये देखो रिटर्न जर्नी भी दिखाते हैं, ये ऐसे आया है, बी से ए इधर एरो लगा दिया, फिर बी से ए इधर एरो लगा दिया, फिर बी से सी इधर एरो लगा दिया, और देखो लास्ट डेस्टिनेशन तो ए ही है। अगर सी तक आया है तो लौट के ए तक तो जाना ही पड़ेगा। ये देखो सी से ए, ठीक है, ये हमें बताया है। आउटवर्ड यानी जाने वाला और रिटर्न जर्नी यानी वापस आने वाला जर्नी हमें बताया। ये सब क्या दिया है, ऐसा कितना बार किया गया है, नंबर ऑफ जर्नी, और ये है कितना टन लोड लेके
कहाँ से कहाँ तक जाया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, यहाँ पर पूरे साल का फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ा, हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर इसको टोटल कर लेते, जैसे देखो यहाँ पर चाहो तो टोटल कर सकते हो, फिर ओवरऑल टोटल कर सकते हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ टोटल करना पड़ा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट टोटल करके दे दिया है 6 लाख, और मेंटेनेंस भी दे दिया है। रनिंग चार्जेस स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2,94,400, बोल रहा है कि वेरिएबल खर्चा जो है वो है जैन का। ये देखो ये मंथली दिया है, ठीक है, ये मंथली दिया है। कौन सा खर्चा? रनिंग खर्चा। जबकि फिक्स्ड खर्चा और मेंटेनेंस खर्चा ये दोनों हमें ईयरली दिया है। कैसे पता चला? पढ़ के, पढ़ना पड़ेगा। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट और मेंटेनेंस, और ये जो है मंथली खर्चा वो कितना है? 2,94,400। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक चीज हमें मंथली दिया है, एक चीज हमें ईयरली दिया है, तो ये दोनों हम लोग कभी ऐड नहीं कर सकते। हमें या तो दोनों को मंथली या तो दोनों को ईयरली करना पड़ेगा। अब यहाँ और एक पॉइंट दे दिया है, क्या दिया है? 12,400 इंक्लूड पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग होने से पेनल्टी लग गया है 12,400। इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। बताते हैं, देखो लॉस क्या होता है। लॉस दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो बता देते हैं तुम लोग को, एबनॉर्मल और नॉर्मल में फर्क क्या होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब है जो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे जो गुड्स का इनहेरेंट नेचर होता है, लाइक अगर किसी के पास कोई मान लो नेप्थोलिन, ठीक है, नेप्थोलिन का बिजनेस करता है, नेप्थोलिन रिलेटेड काम करता है, तो नेप्थोलिन एक ऐसा चीज है जो कि मतलब जब भी एयर के साथ वो मतलब एयर के साथ कंडक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही वो नॉर्मल है, वो हम लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर किसी का फ्लावर का बिजनेस है तो फ्लावर जो है वो कुछ दिन बाद खराब होगा ही होगा। फूल का बिजनेस, फूल जो है वो खराब होगा ही, ठीक है। किसी का अगर फिश का बिजनेस है तो वो भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद वो भी खराब हो जाता है, सड़ना शुरू कर देता है। तो ये सब होता है नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जो नॉर्मल, जो लॉस नहीं होने वाला था हमारी गलती की वजह से। बात देखो, जैसे ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग जो है ये कोई गुड्स का इनहेरेंट नेचर नहीं है, ये कोई नेचुरल मैटर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ओवरलोडिंग का जो खर्चा है ये एबनॉर्मल लॉस है। जैसे किसी के दुकान में चोरी हो गया, अब अगर किसी के दुकान में चोरी हो गया तो क्या वो सामान महंगा बेचेगा? नहीं। सोचो, अगर किसी के शॉप में चोरी हो गया है, मान लो वो कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल ही देख लो, कैलकुलेटर कल तक 150 रुपए में बिक रहा था, दुकान में चोरी हो गया, दुकानदार सोच रहा है मेरा तो बहुत लॉस हो गया, अब ये कैलकुलेटर हम 200 करके बेचेंगे। क्यों लोग लेगा? क्योंकि मार्केट में सेम कैलकुलेटर बाकी लोग 150 में ही बेच रहे हैं, तो वो उसका एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने का मतलब है कस्टमर से रिकवर करना चाह रहे हैं, हम 150 का सोच रहे हैं 200 में बेचेंगे, कैसे बेचते हैं? मेरा लॉस वो मुझे खुद जो है मतलब उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सीधा बात इतना है। क्योंकि ये कस्टमर कभी नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में 150 में जो है कैलकुलेटर मिल रहा है, तो लोग मेरे से 200 रुपए में क्यों लेंगे? मेरे दुकान में चोरी हो गया बोल के हम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे? ऐसा नहीं चलता है। तो इस तरीके के लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कभी अपना खर्चा नहीं बोल सकते, इसे लॉस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लॉस को हम लोग अपना खर्चा बोल सकते हैं, इसको हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में, ठीक है। जैसे देखो, अगर मेरा जो है जैसे मैंने बोला कि मेरा अगर मान लो फ्लावर, ठीक है, फूल बेचने का बिजनेस है, ठीक है, तो फूल बेचने का मुझे पता है हम 10 रुपए का अगर 2 फूल लेके आते हैं 20 रुपए का, उसमें से या फिर मान लो 5 फूल लेके आते हैं तो 50 रुपए का फूल आ गया। अब हम सोच रहे हैं इसे हम कितने में बेचेंगे? इसमें हम 2 रुपीज प्रॉफिट लगा के 52 में बेचेंगे। लेकिन क्या होता है ना, 2 फूल जो है वो खराब हो जाता है, वो सेल नहीं कर पाते। नॉर्मल सा बात है, फूल जो है एक दूसरे के साथ जो है मतलब कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। तो एक जो मतलब पूरे एक बंच में अगर 5 फ्लावर रहता है तो 2 उसमें से खराब हो जाता है, 3 ही बेचने लायक रहता है। ये सभी का होता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ बिजनेस का जो है
पैटर्न होता है ना कि थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, ठीक है, बिना लॉस का कुछ नहीं होता है। जैसे घर पे भी खाना बनता है तो थोड़ा बहुत नमक हल्दी वगैरह गिर ही जाता है, एकदम बचा के हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि ये 2 फुल लॉस हो जाएगा। तो 2 फुल जो लॉस हो गया मतलब हम लोग के पास कितना रहा, 8 ही फुल रहा जो हम लोग बेच सकते हैं। 8 फुल का 50 रुपया लग गया, सोचो, क्योंकि 10 फुल तो बेच नहीं सकते हैं, 8 फुल 50 रुपए का हम लोग बेच सकते हैं, मतलब 50 रुपए का 8 फुल खरीद लिए हैं। तो इसका मतलब एक एक फुल का कॉस्ट कितना है पता है, ये देखो एक एक फुल का कॉस्ट आ गया 6.25। हम लोगों ने खरीदा तो 5 रुपए का 10 फुल, यानी 50 रुपए का। क्या हुआ, हम लोगों ने 5 फ्लावर्स खरीद लिए, सॉरी 10 फ्लावर्स खरीद लिए 5 रुपीज वाला, ठीक है, 5 रुपीज वाला 50 रुपीज देके। लेकिन क्या हुआ कि 2 फुल खराब हो गया, तो 8 फ्लावर्स हम लोग के पास सेल करने लायक है, यानी हम लोग का एक एक फ्लावर का कॉस्ट 5 से बढ़ के 6.25 हो गया, ठीक है। क्या हम लोग इसको अब इसमें 2 रुपए प्रॉफिट ऐड करके बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि मार्केट में सभी के साथ ये इंसिडेंट होगा ही होगा, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल लॉस जरूर होता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो ये एबनॉर्मल लॉस हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अपने कॉस्ट में, ठीक है, इसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी ये जो वेरिएबल खर्चा है उसमें से हमें 12,400 हटा देना है, ये हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमें हटा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना हमें 2 चीज बोला है, एक तो बोला है नेट प्रॉफिट या लॉस बताओ जैन के मंथ में, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है जैन के मंथ में वो कितना है। फिर यहाँ पर बोला है कॉमर्शियल टन और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हम पहले तुम लोग को ये सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ये आसान है समझना, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग कॉमर्शियल टन और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर वाला पॉइंट डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने का मतलब क्या है, देखो बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले सेकेंड वाला पॉइंट तुम लोग को करके दिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ calculation of total profit or loss for the month of Jan, for the month of Jan, ठीक है, जैन के मंथ में। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है, अगर हम लोग सेल से यहाँ पर कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो अगर हम लोग सेल से कॉस्ट लेस कर देंगे, क्योंकि सेल का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम लोग जैसे मान लो मैंने एक 100 रुपए का कैलकुलेटर लाया, उस पर 50 रुपए लगा के हम 150 में बेचते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया कॉस्ट, ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट, ये मेरा क्या हो गया सेल प्राइस, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अगर हम सेल से कॉस्ट को लेस कर देंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। हम पहले सेल निकाल लेते हैं कितना है, फिर उससे कॉस्ट लेस कर देंगे। तो सेल निकालते हैं, यहाँ पर देखो ट्रक हायर चार्जेस, सेल क्या है, ट्रक का भाड़ा, ठीक है, ट्रक से सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उसके बदले ये जो कंपनी है जीटीसी बोल के ये जो है भाड़ा लेती है, ठीक है, यही इसका इनकम है। तो ट्रक हायर चार्जेस बोला जाता है रिकवर्ड ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा देखो कितना सेल हुआ है, कैसे करके निकालेंगे, ये देखो जितना बार ट्रक जाएगा उतना ही सेल होगा, ठीक है, जितना बार ट्रक जा रहा है। तो यहाँ पर आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी हमें बता दिया, हम लोग दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी से कितना इनकम होगा। तो देखो जो ट्रक है वो 6 टन माल लेके गया, ठीक है, ए से बी 6 टन माल लेके गया। 1 टन माल लेके जाने का कितना भाड़ा लेता है, यहाँ पर लिख दिया था, 1 टन माल लेके जाने का जाने का खर्चा है 2400 पर टन। तो 1 टन लेके जाएगा तो 2400 लेगा, ठीक है। तो 6 टन लेके जाएगा तो कितना लेगा, ज्यादा लेगा, 2400 इंटू 6, ठीक है। ऐसा कितना बार किया है, 10 टाइम्स। तो इसका मतलब देखो
2400 रुपीज करके 6 टन माल लेके जाने का खर्चा कितना है? 14,400। और ऐसा अगर 10 टाइम्स किया है तो 1,44,000 का इनकम किया होगा। ठीक है, ये देखो हम फिर से बताते हैं। देखो बोल रहा है कि जब भी ये देखो इट चार्जेस 2000 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू बी। ये देखो ए से बी सिटी गया, ठीक है, जैसे ही ए से बी सिटी गया तो 1 टन माल लेके जाने से 2400 रुपए लेता है। तो 6 टन माल लेके गया तो कितना लेगा? 2400 इंटू 6, ठीक है, इतना रुपए लेगा। और ऐसा एक बार नहीं किया, ऐसा 10 बार किया तो ये पैसा 10 टाइम्स मिला होगा। तो इंटू 10 कर दो, ठीक है। तो पहला हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट तुम लोग भी बताने का कोशिश करो। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टाइम्स इंटू 6 टन इंटू 2400 रुपीज, 2400 पर टन, ये है। तो इसमें आ रहा है 1,44,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहां से कहां गया, ये देखो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ए से सी गया और सी से बी गया। सोचो, ए से सी गया जो कि इंटरमीडिएट सिटी है बताया, फिर सी से बी गया है, ठीक है। ए से सी गया है 2 बार, सी से बी भी गया है 2 बार। अच्छा, तो इसका मतलब ये देखो ए से सी फिर सी से बी, ऐसा एक बार किया, ठीक है, ये 2 बार हुआ ना। देखो ए से सी से बी, फिर यहाँ पर देखो फिर ए से सी से बी ऐसे किया होगा, इसीलिए ए से सी 2 बार, ये देखो 2 बार दिख रहा है, फिर सी से बी 2 बार, ठीक है। अब ए से जब सी गया तो 6 टन लेके गया, और उसके बाद सी से जब बी गया तो 4 टन लेके गया। इसका मतलब यहाँ 2 टन खाली किया। लेकिन एक पॉइंट है, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि गुड्स को कहीं भी डिलीवर करो, तुम सी में उतार दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, हम तो अपना 2400 रुपए लेंगे। अगर सी में भी माल उतर जाता है, लोड कम हो जाता है, लोड कम हो लोड ज्यादा हो मुझे उतना नहीं पता, हम तो पूरा 2400 रुपए ही लेंगे। ऐसा कौन बोलता है? जीटीसी जो कंपनी है वो बोल रही है कि कहीं पर भी गुड्स डिलीवर करो, ठीक है, ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ना तो कोई कम चार्ज हम लोग लेंगे। हम लोग 2400 पर टन के अकॉर्डिंग ही खर्चा जो है लेंगे, ठीक है। भाड़ा हम लोग का 2400 पर टन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसका मतलब देखो, ये 6 टन लेके गया, ठीक है, 2 बार 6 टन लेके गया और 2 बार ही खाली करके यहाँ 4 टन लेके गया। लेकिन ये लोग बोल रहा है आप खाली करके इधर 4 टन लेके जाते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम पूरा पूरा जो है ए से बी जाने का जितना खर्चा होता है, यानी 2400 पर टन के अकॉर्डिंग ही खर्चा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए से सी ब्रेक जर्नी हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है ए से बी कितना बार गए हैं। तो ए से बी हम लोग 2 बार गए, ये पूरा एक क्या हो जाएगा, एक सिंगल जर्नी हो गया। देखो ए से सी से बी, यानी ए से बी का ही अगर भाड़ा लिया जाएगा तो क्या मतलब बनता है कि ए से सी हम लोग चेक करें? तो कोई मतलब नहीं है ए से सी चेक करने का, क्योंकि हमें तो भाड़ा ए से बी जाने का ही देना है। तो ए से बी जाने का भाड़ा कितना होता है? 1 टन का 2400 रुपए, ठीक है। और कितना टन माल गया? देखो 6 टन गया। क्यों? क्योंकि भले ही बीच में 2 टन खाली हो रहा है, फिर इधर 4 टन जा रहा है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहा है, आपने यहां से जितना लोड किया 6 टन, ठीक है, अब आप यहाँ उतारो यहाँ उतारो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरा 6 टन का ही 2400 करके ए से बी का मानेंगे, कहीं पर भी स्टॉक को खाली करो। तो मुझे क्या देखना चाहिए? मुझे ये देखना चाहिए इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 6 टन, यहाँ पर लिखेंगे 6 टन ही माल लेके जाया गया, 2400 पर टन करके ही लिया जाएगा। और ऐसा कितना बार हुआ? 2 बार हुआ, 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2400, 28,800, ठीक है। ये हो जाएगा सेल जाने का, जाने का इतना भाड़ा जो है इनको मिल गया, ठीक है। मतलब जब ट्रक जा रहा है तो इतना भाड़ा मिल गया। ये हो गया आउटवर्ड जर्नी से रिकवर सेल। और रिटर्न जर्नी से देखते हैं, ठीक है, रिटर्न जर्नी से देखते हैं कितना सेल होगा। अब रिटर्न जर्नी पे देखो, जब रिटर्न आता है तो कितना करके लिया जाता है, 2200 पर टन, ठीक है। तो ये देखो बी से ए रिटर्न आ रहा है 8 टन लेके, ठीक है। तो कितना ले लिया जाएगा, ये देखो 8 टन, एक टन का लिया जाता है 2200 पर टन के अकॉर्डिंग। तो 8 टन का कितना लिया जाएगा, इंटू 8, और ऐसा 5 टाइम्स हुआ है तो इंटू 5 टाइम्स, सेम तरीके से, ठीक है। तो ये देखो 5 इंटू 8 इंटू 2200,
88,000, ठीक है, 88,000 रुपीज। अच्छा, इसके बाद रिटर्न जर्नी ये देखो, फिर देखो बी से ए रिटर्न आया गया है 6 टन लोड लेके, ठीक है। तो यहाँ पर 6 टन लोड लिया गया है, 1 टन का भाड़ा लगता है 2200 पर टन, तो 6 टन का कितना लगेगा, ऐसा कितना बार हुआ है, 6 टाइम्स हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, 36 इंटू 2200, तो ये हो जाएगा 79,200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बी से सी और सी से ए, फिर से देखो एक ब्रेक जर्नी दिखा रहा है, ठीक है। बी से सी, फिर सी से ए, ऐसा कितना बार हुआ है, बी से सी आया है एक बार, मतलब एक बार, फिर सी से ए आया है एक बार, ठीक है। और कितना टन लेके रिटर्न आया है, 6 टन, ठीक है। अब यहाँ पर यही बोल दिया है कि इंटरमीडिएट स्टेशन में हम लोग रुके या ना रुके, हमें वो देखना ही नहीं है, हमें बी से ए का जर्नी देखना है। तो बी से ए का जर्नी कितना बार हुआ है, बी से ए का जर्नी हम लोग का एक बार हुआ है। ये देखो, बी से सी में रुके, फिर सी से ए आए, तो एक बार जर्नी हुआ है, ठीक है। तो एक बार ले लेंगे, और यहाँ पर 6 टन लोड लेके आया गया है, तो यहाँ पर ये देखो 6 टन लोड लेके आया गया है, 1 टन लाने का 2200, तो 6 टन का कितना होगा, और ऐसा एक बार हुआ है, ठीक है, एक बार हुआ है, तो ये हो जाएगा 13,200। अब हम लोग इसको पूरा ऐड कर लेंगे, ये सब सेल करके मिला, भाड़ा मिला है। अब ऐड करेंगे 79,200 प्लस 13,200 प्लस 88, 28,800 प्लस 144, 3,53,200, ये सेल करके मिला, ये इनकम हुआ है, इस कंपनी का इनकम हुआ है सेल करके, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला मैंने क्यों नहीं दिया, ये भी तुम लोग देखो, ये तो मैंने वैसे एक सिंगल जर्नी कर ही दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 काउंट क्यों नहीं किया, यहाँ पर तो हम लोगों ने 2 काउंट किया था ना, यहाँ पर 1 और 1, देखो ड्रॉ करने से भी तुम लोग को दिखेगा, वैसे भी ये एक ही बार हो रहा है, ये देखो ये एक ही बार हो रहा है, अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे ना तुम लोग को क्लियर दिखेगा। देखो बी से सी एक बार आया, फिर ए से, ये देखो सी से ए एक बार आया, मतलब बी से ए का जर्नी कितना हुआ, एक ही बार हुआ, इसीलिए एक लेना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए एक बार लेंगे। और यहाँ पर ये देखो ए से सी 2 बार और सी से बी 2 बार, तो 2 बार हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल तो 2 ही बार हुआ ना, चाहे ब्रेक जर्नी कर लो, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का, ये सेल हो गया। अब हमें प्रॉफिट पता करना है, तो इसमें कितना प्रॉफिट है वो पता करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या लेस करेंगे, यहाँ से हम लोग लेस करेंगे मंथली कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये मंथली सेल है, ये क्या है, ये है मंथली सेल, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेस करेंगे, मंथली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट लेस करने से हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो मंथली कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलो कितना होगा, पीछे वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मंथली कॉस्ट, यहाँ पर लिखते हैं, देख स्टैंडिंग चार्जेस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडिंग चार्जेस, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, क्वेश्चन में दे रखा है, हम लोग को कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इस पर। ये देखो 6 लाख प्लस ये 6 लाख, यहाँ पर ये लिख लेते हैं पर एनम, यहाँ पर लिख लेते हैं पर मंथ, पर मंथ का कितना होगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 50,000 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, देखो मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, 1,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000, ये भी ईयरली दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो मंथली निकल जाएगा 10,000। अब रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट यहाँ पर ये 2,94,400, उसमें से 12,400 लेस कर देंगे, जैसे मैंने बोला, ठीक है, उसको समझाया ना मैंने कि वो एबनॉर्मल लॉस है, तो रनिंग चार्जेस
जो हर बार नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब खर्चा हम लोग का लग जाएगा। जैसे मान लो फिक्स्ड, जैसे देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन, ये सब खर्चा हम लोग का कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, सारा नॉर्मल खर्चा है। ये तो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा, ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि चोरी होके लॉस हो गया, वो हम लोग यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो डेली नहीं होता है, ठीक है। जो हम लोग का हमेशा नहीं होता है, वो खर्चा हम लोग कभी भी अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का, सर्विस देने का जो खर्चा है, वही सिर्फ रिकवर कर सकते हैं। 2,94,400 माइनस पेनल्टी 12,400। तो ये मंथली दे रखा है, माइनस करने से आएगा 2,82,000, इसलिए मैंने मंथली वाले कॉलम में लिख दिया। अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 60 ऐड करने से यहाँ पर हो जाएगा 3,42,000 टोटल मंथली कॉस्ट, ठीक है। अब ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मंथली कॉस्ट को लेस कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, 3,42,000 माइनस 3,42,000, तो ये हो गया 11,200। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 11,200। इसको ना थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। 11,200, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। बिजनेस को ऑपरेट करके जो प्रॉफिट आया, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्योंकि इस साल हमारे बिजनेस में पेनल्टी भी लगा था, ये प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं हुआ, ये हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। तो बिजनेस प्रॉफिट में ही है, 11,200 बिजनेस से प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हमें पता करना है कि इस बार, इस मंथ में बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो वहां से हम लोग पेनल्टी को लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेनल्टी का, पेनल्टी पेड हुआ है 12,400। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग का 12,400 का पेनल्टी भी लग गया है, यानी 1,200 ये हम लोग का लॉस हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये इसके नीचे लिखना पड़ेगा, मेरा जगह नहीं हुआ। 1,200 हम लोग का लॉस हुआ है, तो इस बार का हम लोग का नेट लॉस हुआ है। हम इधर लिख रहे हैं, तुम लोग इसके नीचे पेनल्टी के नीचे लिखोगे, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं है। नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस फॉर द मंथ, ठीक है। तो अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने ये लेस क्यों कर दिया। अच्छा देखो, तो यहाँ पर मैंने ये लेस क्यों किया, देखो एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट मतलब बिजनेस करके क्या प्रॉफिट आया। लेकिन अगर हम लोग का किस, जैसे मान लो मेरा बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए, ठीक है। लेकिन मेरा मान लो दुकान में चोरी हो गया, जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, उसकी वजह से भी मेरा एक लॉस हुआ होगा। तो मेरा बिजनेस करके कितना प्रॉफिट है, बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, 11,200 प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है। बट पेनल्टी पे करने के वजह से नेट अगर पता करें तो नेट हम लोग का लॉस हो रहा है, ठीक है। नेट ये ग्रॉस निकल के आया। तो हर एक प्रॉफिट का थोड़ा अलग मतलब भी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कितना लॉस हुआ है। नेट अगर देखें तो नेट लॉस बिजनेस का हुआ है 1,200, ठीक है। नेट लॉस बिजनेस का हुआ है हम लोग का 1,200। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये देखो मैंने ये एंड वाला करवाया, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन। जैन के मंथ में हम लोग का कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, यहाँ पर है हम लोग को कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टन कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने लास्ट दिन तुम लोग को समझाया था कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकाला जाता है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकाला जाता है। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया था, दोनों में ही डिस्टेंस इंटू लोड किया जाता है, लेकिन एक में एवरेज लोड इंटू डिस्टेंस और एक में डिस्टेंस इंटू लोड। ये तुम लोग जिन्होंने क्लास किया उनको तो पता है कैसे करके होगा, फिर भी क्योंकि बीच में मेरा गैप रहा, तो तुम लोग इसको एक बार जरूर देखो, देख के ये वाला खुद से ट्राई करके देखो कि आंसर क्या होगा, ठीक है। और
और जिन्होंने नहीं किया है हम क्लास शेयर कर देंगे इसके पहले वाला, तो तुम लोग ये वाला देख के इसको ट्राई कर सकते हो। ये पॉइंट को हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं कि ये वाला तुम लोग करके देखो हो रहा है कि नहीं, कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो, और इसके बाद जो है होटल रिलेटेड क्वेश्चन है और आगे कुछ और भी क्वेश्चंस होगा, तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट जिस दिन हम लोग का रहेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।